चलो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। ठीक है, ये CUET में इंटीग्रेशन वाले यूनिट में आपका ये सिलेबस दे रखा है। इसके पहले हमने इंटीग्रेशन और उसके डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं और उस पर MCQ वगैरह हमने प्रॉपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। अब इसमें बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स दो पार्ट में करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद हम MCQ देखेंगे। और थ्योरी समझाऊंगा तो केवल मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा समझाने के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत कम रखूंगा। सॉल्व कैसे करते हैं बस ये बताऊंगा, और सॉल्व कर करके ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैं कम करा रहा हूँ। ये दो पार्ट में है। कोई भी चैप्टर जितना भी मैंने अभी तक कराया है सबके अपने उसके पार्ट्स ऐप में देखे होंगे या यूट्यूब पे देखे होंगे। केवल आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा, क्योंकि वहां पे मैं केवल कम से कम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको फॉर्मूला और थ्योरी समझा सकूं। यहाँ पर किसी भी चैप्टर में टेक्निकली एक पार्ट में थ्योरी है और फॉर्मूला और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये पार्ट देखने की कोशिश करेंगे थ्योरी प्लस एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये चीज आपको बता दूं कि बेसिक मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के सारे जो NCERT या फिर जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस दे रखा है वो सब कुछ आपको पता है। ये मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ये मुझे मानना पड़ेगा। क्यों? दो रीजन है। पहला, एक तो मैंने पढ़ा रखा है, दूसरा NCERT में वो चीज दे रखी है, वो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने NCERT रेफर नहीं किया है तो इसके पहले जो मेरी क्लास हुई थी इंटीग्रेशन वाली, वहां पे सारे फॉर्मूला मैंने लिस्ट बना रखी है, वो आप देख लो। ऑल्दो वो आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन वहां पे मैंने थोड़ा सा इधर उधर उस पर डिस्कस भी किया है। उसके बाद हमने डेफिनेट इनडेफिनेट में लिमिट वगैरह समझा रखा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा देखोगे तो मदद मिलेगी। इसमें जो मैं बात करने की कोशिश करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज एक कर्व है लाइक दिस। ठीक है, यहां पर मैंने बोला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस कर्व का नाम है y = fx। ठीक है जी, सीधा सीधा। सपोज दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक है x = a, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो आप कहोगे a, 0, और इस पॉइंट पे सपोज मैंने कहा x = b इसका इक्वेशन है, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो कहोगे सर b, 0। तो यानी ये कर्व को या कर्व के एरिया को हमने कहां से कहां ट्रैप किया है? a से b के बीच में। यानी नीचे हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस या y एक्सिस होना चाहिए, कोई एक एक्सिस होना चाहिए और दो वर्टिकल लाइन की लिमिट होनी चाहिए। तो इस कर्व का जो एरिया है, ये जो एरिया मैं इसको कवर कर रहा हूं, ठीक है, ये जो एरिया मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस एरिया को किस वजह से किस रिजल्ट से निकाला जाएगा? सपोज इस एरिया का नाम है A, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया निकलेगा A = यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A = मतलब ये एरिया इक्वल टू, एरिया किससे किससे बाउंडेड है ध्यान रखना, ये एरिया बाउंडेड है y = fx कर्व से, पहला, और दूसरा x = a पॉइंट और x = b पॉइंट बोलूंगा तो मतलब यहां पर, लाइन बोलूंगा तो मतलब x = a और x = b, x = a लाइन और x = b लाइन, उसके अलावा एंड x एक्सिस इटसेल्फ, x एक्सिस का मतलब क्या होता है? y = 0। तो ये वाली जो लाइन है x एक्सिस का नाम क्या होता है आपको पता होगा? y = 0 कहते हैं इसे। ठीक है, और y एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों? x = 0। ठीक है, तो इतनी y = fx, x = a, x = b और x एक्सिस से जो एरिया बना है उसका नाम है a से b। मेरे को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां? a से b। किसको? फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y dx। अब और भी इतनी कहानी है, मतलब इसके 3D में एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप का लिमिट रखते हैं, वो सब भूल जाओ, वो सब हमें नहीं करना। हमें ये जो चीज है a से b y to dx, और y की क्या वैल्यू है? y की जो वैल्यू है वो है a से b
एफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, एक बात इसमें और समझना है, मतलब कर्व का इक्वेशन रखना है, लिमिट वर्टिकल लाइंस में यानी x इक्वल टू a, x इक्वल टू, ऐसा कभी टेढ़ी लाइन हो तो उसकी लिमिट मत डाल देना। सपोज मान लो कोई कर्व ऐसे, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, इसकी लिमिट नहीं डाल पाई, लाइन वर्टिकल रहनी चाहिए y के पैरेलल। ठीक है, दूसरा केस होता है जब x एक्सिस के हिसाब से निकालें इसको, जैसे सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है सेम तरीके का, इस बार कर्व का जो ओरिएंटेशन है, कर्व का जो ओरिएंटेशन है वो मैं, या उसकी जो लिमिट है वो मैं y एक्सिस पर लेना चाहता हूं। यानी मैंने कहा ये कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू एफ वाई, इस बात को रिवर्स करके लिख दिया, y के टर्म्स इक्वल टू x रख दिया। और एक और है, सपोज ये है y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू a, तो b ऊपर की तरफ है ना, इधर y की वैल्यू जब हम बढ़ते हैं तो ये ज्यादा होता जाता है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि b ग्रेटर देन a। क्या मैं कह रहा हूं? b इज ग्रेटर देन a। अब इसका जो इंटीग्रेशन, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया हम बना रहे हैं यहाँ पे, सपोज इसका नाम है a, ठीक है ना, तो ये एरिया किससे किससे मिलके बना हुआ ध्यान रखना। एक है सबसे पहले कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, फिर लिमिट्स हैं y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, और उसके बाद है मेरा y एक्सिस, ये वाली y एक्सिस है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये y एक्सिस है। इसका क्या इक्वेशन होता है आपको पता है, x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू b और y एक्सिस को क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0। कहीं कहीं पे y एक्सिस ना लिख के डायरेक्ट x इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में जो एरिया हो जाएगा, जो शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा लिमिट a टू b। वैसे ये लिमिट y की है तो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b, या फिर कहीं कहीं डायरेक्ट a से b ही लिख देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो जिसकी लिमिट है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जैसे इसके पहले हमने जो करा, यहाँ पे आओ, ये लिमिट x की है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आगे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको y इज इक्वल टू a, इसको थोड़ा सा आप समझें कि x इज इक्वल टू a से, लिख ही देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, x इज इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ऐसा। यहाँ पे मैंने x वाला पोर्शन नहीं लिखा, लेकिन आपको ये समझना है कि ये x की लिमिट है कि x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, दिस थिंग। सिमिलरली यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ, ये y की लिमिट है, y इज इक्वल टू a, देखो यहाँ पर है y इज इक्वल टू a, यानी एक डंडी ये, इस कर्व पे एक डंडी ऐसे लगानी है, एक डंडी यहाँ लगानी है, इन दोनों के बीच में, और इधर कर्व, इधर y एक्सिस से मिलके, से घिर के, से के अंदर जो एरिया बन रहा है वो एरिया का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b, और यहाँ पर हमारा x, अब y की लिमिट है ना, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा dy। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो इसका मतलब है a, यहाँ पर y मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, सुविधा के लिए, आसानी के लिए y हटा दिया, लेकिन समझना y की लिमिट ही है ये, y इज इक्वल टू a फ्रॉम b, या कहते हैं y रन्स फ्रॉम a टू b, और यहाँ पर x का मतलब क्या है, एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये बात समझ में आई, सीधी सिंपल और प्यारी बात है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्स के पैरेलल होनी चाहिए, ऑल्दो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रखें, चाहे ये रखें, चाहे b रखें, चाहे 1 2 3 4, चाहे y इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन रखें, वो सारे x के पैरेलल होंगे। सिमिलरली अगर कोई वर्टिकल लाइन, यहाँ पे जो मैंने वर्टिकल लाइन बोला था, x इक्वल टू a हो, x इक्वल टू b हो, x इक्वल टू c हो, x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू -1 हो, ये सारे किसके पैरेलल होंगे, y के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। इसमें हम एक दो क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इसमें एक और बात देख लेते हैं, एग्जाम में शायद अगर आपको मिल जाए एक और बात, अगर एरिया अंडर टू कर्व्स की बात हो रही है, हाल ऑल्दो आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एरिया, इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़े से कम है, मैं आपको बता दूं, अंडर टू कर्व्स। ठीक है,
अब जैसे मान लो मैंने बोला कि ऐसे हमारा एक्स एक्सिस, दोनों साइड से मैं बता दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज मैंने बोला एक कर्व है y इज इक्वल टू f1x, एक और कर्व है मैंने बोला y इज इक्वल टू f2x। एक लाइन है x इक्वल टू a, एक दूसरी लाइन है x इक्वल टू b। यहाँ पर x इक्वल टू b, यहाँ पर मैंने क्या बोला x इक्वल टू a। अब इन दोनों के बीच में कौन सा कर्व आ रहा है, ये एरिया दिख रहा है आपको। ये एरिया कैसे बना है, ये एरिया बना है एरिया बाउंडेड बाय एरिया बाउंडेड बाय कौन कौन से कर्व बाउंड कर रहे हैं, एक y इज इक्वल टू f1x, एक है y इज इक्वल टू f2x, एक है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, और एक है x इक्वल टू b। ध्यान रखना इस बार x एक्सिस नहीं आया है, एक इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है। तो ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला जब पहले याद करो, जब केवल ऐसा था तो पूरा कैसे निकल के आता था, ये कर्व डालना है y, लिमिट रख लेनी है a से b dx, ये पूरा आ गया। फिर उसके बाद अगर इसे छोटा वाला है तो सपोज ऊपर वाला ये है, अभी इसको डॉटेड, एक छोटा वाला है तो a से b में इसकी लिमिट डाल दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। तो इस बड़े वाले में से, यानी इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले y1 कैसे निकलेगा, सपोज ये एरिया a है तो a इज इक्वल टू बड़ा वाला एरिया निकालूंगा, कैसे निकलेगा, a से b y ऑफ f1x माइनस a से b f2x, यानी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो क्या मिल जाएगा, a से b इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, f1x माइनस f2x। इससे ज्यादा बच्चों कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर ये यानी इसमें हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है वो कौन सा एरिया निकाला है, ये वाला, ये वाला। इसमें एक और छोटी सी बात है कि अगर ये कर्व ऐसे हो और दो कर्व यहां पर हो, यहां पर y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू a, ये एरिया हम निकालने जा रहे हैं। ये एरिया है हमारा a, तो ये जो मेरा कर्व है, सपोज ये है ये है x इज इक्वल टू f1y, ये वाला छोटा वाला जो नीचे की तरफ है x इज इक्वल टू f2y, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। इस केस में ये कर्व किससे किससे, ये एरिया किससे किससे घिर के बना है, किससे किससे बाउंडेड है, तो वो चीज समझ लेते हैं। इन दिस केस एरिया बाउंडेड बाय कौन कौन से कर्व है, x इज इक्वल टू f1y, एक ये वाला है, फिर x इज इक्वल टू f2y, फिर उसके बाद एक लाइन है y इज इक्वल टू a, और एक लास्ट लाइन है y इज इक्वल टू b। इन चार चीजों से ये एरिया मिलके बना है। और इस एरिया को अगर कैलकुलेट करना हो तो पहले इसको लगा देंगे, जब इसको लगा के लिखेंगे तो पूरा ये मिल जाएगा, फिर जब इसको लगा के लिखेंगे पूरा ये मिल जाएगा, माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब तो y इज इक्वल टू b, एरिया इज इक्वल टू जो निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, a से b पहले ज्यादा वाला एरिया इसके हिसाब से निकालेंगे, वो है f1y dy माइनस a से b छोटा वाला ये। जब इसका फॉर्मूला डालेंगे इसका तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और जब इसका फॉर्मूला डालेंगे तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा, a to b f2y dy। एक साथ लिख लेंगे, a to b f1y माइनस f2y। इतनी सी है मेरी कहानी, प्यारी सी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जो बात बताई है वो आपको ध्यान रखना है कि दो कर्व हैं, अगर इस स्ट्रक्चर में है तो ये हो जाएगा बाहर वाला माइनस अंदर वाला, लिमिट पुट कर देंगे
लिमिट, ठीक है। उसके पहले मैंने बोला कि अगर x के हिसाब से चल रहा है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी f1 माइनस f2, लिमिट a से b, लिमिट कम से ज्यादा की तरफ रखते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था शुरुआत में, सबसे पहले वाली बात में, कि x एक्सिस है एक, उसमें से अगर x एक्सिस है तो केवल कर्व का इक्वेशन रख देंगे, लिमिट्स रख देंगे, कोई जरूरत नहीं, केवल लिमिट्स है और कर्व का इक्वेशन है। y की तरफ है तो ऐसे केवल लिमिट्स है और कर्व का इक्वेशन है। इसमें दो कर्व नहीं है, हालांकि दो कर्व कह सकते हो हिसाब से, क्योंकि इसको भी अगर हम करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जरा हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे सिंपल सा MCQ के फॉर्म में रख सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी बताया कि थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे फिर MCQ पे आएंगे, ठीक है। तो आपको एक एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया between the curves, between the line y is equal to x equal to 1 and x equal to 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो एक टेक्निकल बात है कि यहाँ पे कर्व मेरे को दे रखा है और एक लाइन दो दे रखी है, ठीक है। तो डायग्राम जरूरी नहीं होता बनाना, ध्यान रखना। ये जो ज्योमेट्री होती है या जो डायग्राम बनाना होता है वो आप जब बोर्ड में इसको सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे पूरा इमेज वगैरह बना के लिखेंगे, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कैसे करना है इसको। सपोज हमने ऐसे करा x y, ये हमारा y इक्वल टू x और लिमिट क्या है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, सॉरी x इक्वल टू 1 है ना, तो x इक्वल टू 1 है और यहाँ पर है x इक्वल टू 2। तो ये मेरे से किस चीज़ की बात कर रहा है, इस चीज़ की बात कर रहा है। मैंने क्या बताया था, ऊपर कर्व का इक्वेशन रहेगा, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक लिमिट रहेगी a टू b, यानी 1 to 2। याद करो पीछे क्या बोला था, ये a से b ऊपर कर्व का इक्वेशन, ठीक है। ये बोल रहा हूं a से b यानी 1 से 2 ऊपर का कर्व का इक्वेशन, यानी एरिया इज गिवन बाय, कैसे निकल रहा है, 1 से 2 कर्व का इक्वेशन है y dx, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है तो सबको x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी a 1 से 2, y इज इक्वल टू क्या है हमारा, x है तो x dx, इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे पढ़ा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2, 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2। एक तरीका इसको निकालने का ऐसा है। दूसरा आपको एक और चीज मैं बता दूं, आपने ये आप ज्योमेट्रिकल चीज देख रहे हो जो लिखा है, इसमें दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और एक उसके बीच के डिस्टेंस है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ना, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, जो क्या उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल नहीं, जिसमें दो साइड पैरेलल होती है, तो वो जो है उसमें आप निकाल सकते हो कि पैरेललोग्राम, तो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उससे भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज, इसको मैं एक और पॉइंट से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर इसकी लिमिट सपोज थोड़ी सी बदल जाए, अगर मैं कहूं कि इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू x है, लिमिट है x इक्वल टू 0 से 1, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे सर, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू x और x इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन यानी y एक्सिस, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को कहते हैं, शायद आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारा जो एरिया है वो ये है, कैसे निकलेगा इस बार एरिया, एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 y dx, तो 0 से 1 में मेरा हो गया 0 से 1, y का मतलब y की वैल्यू है x dx, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, जब 1 करेंगे तो 1/2 माइनस 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1/2।
2। अब यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, एक ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है ना ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, y इक्वल टू x है ना, तो x की वैल्यू 1 तो इस पे हर जगह है, तो x 1 है तो y भी 1 है। तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1। तो जरा ट्रायंगल याद करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरा सा याद करो। ऐसे इंटीग्रेशन अगर आपने यहाँ पे निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि ट्रायंगल के फॉर्म में अगर है ये हमारे पास, कि है तो ट्रायंगल के फॉर्म में ही ना, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, बस सीधा बन जा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ, बेस भी 1 यूनिट है, हाइट भी 1 यूनिट है, तो आंसर आ गया आपका हाफ। तो वो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। जो दूसरी चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्री के शेप से भी आप उसको निकाल सकते हो। जैसे मतलब सर्कल का देख लेते हैं, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, और फिर आपने बचपन में इसका एरिया भी निकाला है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये ज्योमेट्रिकली कहाँ पे है, यहाँ पर x y, और इसका सेंटर है 0,0 पे। अब इसमें आपको ये पता होगा कि ये जो एरिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे सेम है ज्योमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से, ये सारे के सारे सेम है। तो हम केवल एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, लाइक x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले y स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था ये वाला, यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर एक लिमिट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, इसकी वैल्यू, इस फंक्शन का फॉर्मूला पुट करना है, लिमिट ये रखना है, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 1 y dx मल्टीप्लाइड बाई 4। क्यों 4 कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे 4 शेप्स है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 0 से 1, एक सेकंड इसको फिर से कर लेंगे, एरिया इज इक्वल टू 0 से 1, भाई ये 1 है, ये ध्यान रखना, ये जो सर्कल में बनाया ना मैंने, ये वाला यहाँ से आया, इसका रेडियस 1 है। जैसे अगर a है तो a है रेडियस, सॉरी a, 0, तो ये 0 से a, और यहाँ पर y dx, y की वैल्यू क्या है, 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लोगे, आपको मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 4 सिमिलर शेप्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चाहे सर्कल हो चाहे एलिप्स हो, या जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलिप्स लिया है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी एमसीक्यू आगे आ रहा है, वहां हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। यूं तो केवल एक पोर्शन का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब ज्योमेट्रिकली सेम है तो 3 पार्ट में है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 पार्ट में है तो 4 से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। तो बाकी इन सबको हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी थ्योरी और फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है।